गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि जब लास्ट तक देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर हम वेटेज की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन का वेटेज है, लेकिन इस बार 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ गए थे, तो थोड़ा वेटेज से ज़्यादा आ गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एनसीईआरटी में जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन की लाइन लिखी होती है, तो इस चैप्टर में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। क्या, देखते हैं। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में ये दिया हुआ है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, और केमिकल्स जो पाए जाएंगे वो 2 प्रकार के होंगे। या तो वो एलिमेंट होंगे, या तो वो कोई ना कोई कंपाउंड होंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ जो भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे, जैसे कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, तो फिर साइंटिस्ट के मन में एक बात आई कि जो नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट है, नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट है, क्या इसमें भी एलिमेंट होते हैं? तो इसमें तो एलिमेंट होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। सवाल यह है कि नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट के जो एलिमेंट हैं, क्या वो सिमिलर एलिमेंट है या वही एलिमेंट है जो लिविंग में पाए जाते हैं? तो यहाँ जो एलिमेंट की लिस्ट मिली है वो सेम मिली है एज लिविंग। सेम का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लिविंग में भी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नॉन लिविंग में भी है। लेकिन क्या अंतर है? एलिमेंट की लिस्ट मतलब नेम केवल सेम है, लेकिन परसेंटेज सेम नहीं है। परसेंटेज का हाल देखिए, यहाँ जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये एलिमेंट ज्यादा होते हैं। मोर इन अर्थ क्रस्ट देन लिविंग। जबकि अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ये वो एलिमेंट हैं जो मोर हैं, मोर इन लिविंग। तो किसी पर्टिकुलर लिविंग में या नॉन लिविंग की बात करें तो एलिमेंट की नेम वाली जो लिस्ट है वो तो लगभग लगभग सेम मिलेगी, लेकिन जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लगभग लगभग दोनों में मिलेंगे। लेकिन लिविंग में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ज्यादा होंगे, जबकि नॉन लिविंग में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन ज्यादा होंगे। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट एबंडेंट, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन मिलेगा दोनों में, चाहे वो लिविंग हो और चाहे वो अर्थ क्रस्ट हो। ठीक है, लेकिन अगर लीस्ट एबंडेंट की बात करेगा, अगर हम लीस्ट एबंडेंट की बात करेंगे तो लीस्ट एबंडेंट में लिविंग में अलग होगा और नॉन लिविंग में अलग होगा।
लिविंग की बात करेंगे तो सबसे कम लिविंग में पाया जाएगा सिलिकॉन, जबकि नॉन लिविंग में सबसे कम पाया जाएगा नाइट्रोजन। ये इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हम लोग एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो एनसीईआरटी में इसी बात को कैसे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि देयर इज ए वाइड वेराइटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। सही बात है। क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या सभी लिविंग में सेम केमिकल पाए जाते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड पाए जाते हैं। तो कह रहा कि केमिस्ट्री के हिसाब से देखो कि हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। इफ वी परफॉर्म एन एनालिसिस ऑन ए प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल, वी ऑब्टेन एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। लेकिन अगर ऐसी ही एनालिसिस हम कहाँ परफॉर्म करें, पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो देखो जो सैंपल है किसका, नॉन लिविंग का, तो देखो लिखा है वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट। बस लेकिन एक डिफरेंस ये हो रहा है क्या, ये कि बिल्कुल सेम नहीं होती है। क्यों? जो सभी एलिमेंट, ये लाइन टिक कर लीजिए, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द टिश्यू। लेकिन अगर क्लोज एग्जामिनेशन करेंगे तो पता चलेगा कि एबंडेंस, देखो यहाँ टिक करके लीजिए, रिलेटिव एबंडेंस है किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का, और बाकी अदर एलिमेंट का किसमें, हायर इन एनी लिविंग एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। ठीक है। बस यही एक लाइन काम की बात है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर किसमें ज़्यादा है, लिविंग में ज़्यादा है, जबकि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये टेबल में दिया है, टेबल 9.1 आपके सामने खुली हुई है। अगर टेबल देखोगे तो इतने एलिमेंट देखेंगे तो अर्थ क्रस्ट में इनका परसेंटेज कम है, जबकि ह्यूमन बॉडी या लिविंग में इनका परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है और नॉन लिविंग, सॉरी, अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है और लिविंग में क्या है, कम है। सिलिकॉन बिल्कुल निग्लिजिबल है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। तो ये इस टेबल से भी हमने निकाल लिया। चलिए अब अगली हेडिंग है हाउ एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। आखिर कौन कौन से केमिकल लिविंग और नॉन लिविंग में पाए जाते हैं, उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। तो हम लोग अब अगली हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं। एनालिसिस। हम एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, अगर हम केमिकल कंपोजिशन के एनालिसिस करेंगे तो कैसे करेंगे, एनसीईआरटी में लिखा हाउ, तो उसका तरीका देखिए क्या है। तो करते क्या हैं, कोई ना कोई लिविंग टिश्यू ले लेते हैं। अब लिविंग टिश्यू के नाम पर क्या लेंगे, इधर से शुरू करते हैं, क्या लेंगे बेटा, कोई ना कोई लिविंग टिश्यू, और लिविंग टिश्यू के नाम पर हो सकता है लीफ ले ले, या कोई वेजिटेबल ले ले, या लीवर का पीस ले ले। तो करेंगे क्या, इस लिविंग टिश्यू को लेकर के, इस लिविंग टिश्यू को लेकर के इसको ग्रिंड कर देंगे, इसको ग्रिंड करेंगे किसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इसको ग्रिंड करेंगे, Cl3 CCOOH में, और उसके बाद हमको क्या होगा, मिलेगा थिक स्लरी, और फिर इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे, किसके द्वारा करेंगे, चीज क्लॉथ या
कॉटन के द्वारा जब फिल्टर करेंगे तो दो चीजें यहां मिलेंगी। क्या मिलेगा देखो, तो फिल्टर करने के बाद हमको दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा फिल्ट्रेट और एक मिलेगा रिटेंटेट। फिल्ट्रेट का ही दूसरा नाम है, फिल्ट्रेट का ही दूसरा नाम है एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और इसका ही दूसरा नाम है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हमको थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन इसी के साथ कुछ इनऑर्गेनिक भी मिलेंगे, जैसे सल्फेट और फॉस्फेट। याद रखेंगे बेटा, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हमको दो चीजें, होता क्या है कि जब हम किसी को फिल्टर करते हैं तो दो बातें होती हैं, कुछ चीजें ऊपर रह जाएंगी, तो जो चीजें ऊपर रह जाती हैं इनको कहते हैं रिटेंटेट, और जो चीजें यहां नीचे आ जाती हैं इनको कहते हैं फिल्ट्रेट। तो जो नीचे आ जाएगा वो एसिड सॉल्युबल होगा, जो ऊपर रह जाएगा कॉटन में वो एसिड इनसॉल्युबल होगा। अगर हम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें ज्यादातर क्या मिलते हैं, इनऑर्गेनिक मिलते हैं, ठीक है। लेकिन किसी पर्टिकुलर लिविंग में क्या सिर्फ ऑर्गेनिक ही तो होते नहीं है, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो वास्तव में इनऑर्गेनिक कौन सा होता है उसको पता करने का एक नया तरीका निकाला गया। तो पहले ये तरीका रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नहीं, क्या किया है, एक लिविंग टिश्यू ले लिया है, चाहे लीफ ले लो चाहे वेजिटेबल ले लो या लिवर का पीस ले लो, उसको ग्रिंड कर देते हैं ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में, और ग्रिंड करने के बाद थिक स्लरी मिलती है, उसको हम फिल्टर करते हैं, किसमें, चीज क्लॉथ में या कॉटन के द्वारा। तो दो पार्ट मिलते हैं, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट। फिल्ट्रेट को एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं, इसको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक मिल जाएंगे, जबकि एसिड इनसॉल्युबल में ज्यादातर इनऑर्गेनिक मिलेंगे। अब आगे देखते हैं, किसी लिविंग टिश्यू को ले लेते हैं, चाहे लीफ ले लो चाहे लिवर का पीस ले लो। करते क्या है, पहले इसका वजन कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू का वेट करते हैं। तो जो वेट आता है इसको कहते हैं वेट वेट, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर होता है। और फिर इसको ड्राई कर देते हैं। तो जब इसको ड्राई करेंगे तो होगा क्या, कि जो वाटर है वो इवापोरेट कर जाएगा, और उसके बाद फिर से वजन करेंगे तो अब जो वेट आएगा इसको ड्राई वेट कहेंगे। अब ड्राई वेट किसका है, ऑफ लिविंग टिश्यू। उसके बाद इस पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू जिसको ड्राई कर दिया है इसको कंप्लीटली बर्न कर देंगे। तो जब कंप्लीटली बर्न करेंगे तो होगा क्या, तो होगा ये कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या कह सकते हैं कार्बन कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किस फॉर्म में, या तो CO2 के फॉर्म में या तो वाटर वेपर के फॉर्म में। लेकिन साथ में हमको क्या मिलेगा, हमको राख मिलेगी, ऐस।
और इसकी जब एनालिसिस करेंगे तो इसमें हमको क्या मिल जाएंगे, इसमें हमको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट देखना चाहते हो तो क्या करिए, लिविंग टिश्यू को बर्न कर लीजिए और उसकी आयस की एनालिसिस करिए, तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्या करते हैं, एनसीईआरटी अंडरलाइन कर लेते हैं। लिखा हुआ है, we can continue asking in same way, what type of organic compound found in the living organ, how does one go about finding the answer? To get answer we has perform a chemical analysis, we can take a living tissue और चाहे वेजिटेबल ले लो चाहे कोई पीस ऑफ लिवर ले लो और इसको ग्रिंड करेंगे किसमें, तो हो सकता है ये सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ ले ट्राइक्लोरोस्टिक एसिड में। किसके द्वारा पेश करेंगे, मोटार और पेस्टिल के द्वारा। फिर हमको क्या मिलेगा, थिक स्लरी। अगर हम इसको स्ट्रेन करेंगे थ्रू द चीज क्लॉथ या किसके द्वारा, काटन के द्वारा, तो हमको दो फ्रैक्शन मिलेंगे और वो दो फ्रैक्शन कौन से होंगे, एक का नाम होगा फिल्ट्रेट और एक का नाम होगा, फिल्ट्रेट का ही दूसरा नाम एसिड सॉल्युबल पूल या फ्रैक्शन होगा और दूसरा होगा रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होगा। फिर लिखा है साइंटिस्ट को थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए किसमें, एसिड सॉल्युबल पूल में। चलो आगे देखते हैं। ये एनसीईआरटी फर्जी कहानी लिखी है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। इसमें दिया है कैसे कैसे हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। मतलब वास्तव में यहाँ शुरू होता है, मतलब यहाँ शुरू होता है, टिक करेंगे, ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, इसको कहते क्या है, बायोमॉलिक्यूल। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होते हैं। तो कह रहा है हाउ डू नो दिस, कैसे पता चलोगे, तो कह रहा है थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करेंगे। और करेंगे क्या, तो वो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले वजन कर लेंगे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, चाहे लीफ हो चाहे लिवर हो, और उसका वजन को कहेंगे क्या, वेट वेट। फिर इसको सुखा लेंगे तो सभी वाटर इवापरेट हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं बचेगा। फिर इसका वेट करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ड्राई वेट कहेंगे। उसके बाद पूरी तरीके से बर्न कर देंगे तो सभी कार्बन कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, या तो CO2 के फॉर्म में तो वाटर वेपर के फॉर्म में। लेकिन जो आयस बचेगी राख, उसमें क्या होगा, तो आयस में होंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से, तो कैल्शियम मैग्नीशियम। एक पॉइंट ये टिक कर लो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट और फास्फेट हमको कहाँ देखने जाएगा, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिल जाएगा। फिर एलिमेंट की एनालिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन वगैरह सब मिलेंगे। एलिमेंट का कोई बहुत मतलब नहीं है, इसका भी कोई बहुत मतलब नहीं है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से असली चीज ये है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक है। लेकिन जब हम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये मिलेगा अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस फैटी एसिड वगैरह। ठीक है, तो अब वास्तव में ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मेन हेडिंग हमको पढ़नी क्या है, अमीनो एसिड। तो मेन हेडिंग हमको अमीनो एसिड पढ़ना है, फिर हमको लिपिड पढ़ना है, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस पढ़ना है। चलिए तो पहले हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए पहली हेडिंग, जो हेडिंग तो नहीं, एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया हुआ है, अमीनो एसिड। पहला सवाल यह है कि अमीनो एसिड क्या है। तो अमीनो एसिड एक प्रकार का ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी खास बात ये होती है कि इसमें एमिनो, एमाइन एंड एसिड, एमिनो ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों, अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों अटैच होते हैं। कहाँ, तो आंसर देंगे सेम कार्बन। कैसे देखो,
जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर कार्बन है, तो इस कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो देखो कैसे फिल होती हैं। एक पर्टिकुलर पर एमिनो ग्रुप जुड़ा है, NH2 ग्रुप जुड़ा है, एक पर एसिड मतलब COH ग्रुप जुड़ा है, एक पर H है और एक पर R, और R क्या होता है, वेरिएबल ग्रुप होता है। यहाँ खास बात ये है, चूंकि ये सेम कार्बन से जुड़े हैं तो इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे, और इसी नाते इसको कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। एक क्वेश्चन, लेकिन सवाल यह है कि कोई भी अमीनो एसिड वास्तव में बना कैसे है। तो देखो मैं मीथेन लिख रहा हूँ, कार्बन की 4 वैलेंसी, और ये है CH4 और ये है मीथेन। तो होता क्या है, मीथेन में कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं इनको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैसे, देखो इसकी जगह क्या ले आए, COH, इसकी जगह क्या ले आए, NH2 ले आए, इसकी जगह अभी भी H है और इसकी जगह क्या ले आए, R ले आए। तो हुआ क्या है कि जो ये मीथेन है यही किस में कन्वर्ट हो गया है, अमीनो एसिड में। इसी नाते अमीनो एसिड का दूसरा नाम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। ठीक है, जनरल बात ये बताई मैंने यहाँ कि मीथेन की जो 4 वैलेंसी उसको फिल करने में एक NH2 ग्रुप लगा दिया गया है, एक COH ग्रुप लगा दिया गया है, एक वेरिएबल ग्रुप लगा दिया गया है और एक H है। ठीक है, इसी नाते अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं। इसमें असली खेल ये है कि किसी भी अमीनो एसिड में जो कार्बन की 4 वैलेंसी हैं इसमें से 3 फिल हैं। जैसे यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर H है, लेकिन ये जो वैलेंसी है ये इसको R या वेरिएबल कहते हैं, ये चेंज होती है। कैसे, जरा देखो, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर R की जगह देखो क्या ले आ सकते हैं, यहाँ NH2 भी है, यहाँ COH भी है, यहाँ H भी है। इस R की जगह हो सकता है कि H लगा दिया जाए। तो अगर R की जगह H लगाओगे तो जो अमीनो एसिड बनेगा उसका नाम ग्लाइसिन। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी है और यहाँ अभी भी NH2 है, यहाँ अभी भी H है, यहाँ अभी भी COOH है, और इस पर्टिकुलर R की जगह CH3 लगा दिया गया है। तो जैसे ही CH3 लगाओगे वैसे इसका नाम बदल जाएगा और ये हो जाएगा एला9। ऐसा भी देखिए हो सकता है, कार्बन के अभी भी 4 वैलेंसी हैं, यहाँ अभी भी NH2 लगा है, यहाँ अभी भी H लगा है, यहाँ अभी भी COH लगा है और यहाँ लग गया CH2 हाइड्रोक्सी मिथाइल इसको कहते हैं। और अगर ये लग गया, अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल यहाँ लग गया है तो फिर ये बन गया है सेरीन। तो सवाल ये है बेटा कि किसी अमीनो एसिड का नाम देखिए बदल रहा है। कैसे, R की जगह अगर आप H लगा दोगे, R की जगह यदि आप H लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, R की जगह यदि आप CH3 लगा दोगे तो क्या होगा, और R की जगह अगर आप CH2OH लगा दोगे तो क्या होगा। R की जगह H लगाएंगे तो ग्लाइसिन, R की जगह CH3 लगाएंगे तो एलानाइन, R की जगह CH2OH लगाएंगे तो सेरीन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने में जो अमीनो एसिड लगे होते हैं जिनको हम लोग प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड कहते हैं, तो ये सारे अमीनो एसिड कौन से हैं, प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड हैं। इन प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड की खास बात यह है कि इनमें वेरिएबल ग्रुप बदलते रहिए, H लगाइए, CH3 लगाइए या CH2OH लगाइए, तो ये अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड की फिजिकल या जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी वो किस पर डिपेंड करती है, तो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी
3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि उसमें NH2 ग्रुप की कितनी संख्या है, उसमें COH ग्रुप की कितनी संख्या है, और उसका वेरिएबल ग्रुप कैसा है। जैसे देखो, जैसे एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड, अब आप समझिए एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है ग्लूटामिक एसिड। मतलब जरा समझ लो, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई अमीनो एसिड है, उसमें एक कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसीज हैं, यहाँ लगा हुआ है NH2, यहाँ लगा हुआ है COH, और यहाँ लगा है H, और यहाँ R है। तो ये जो R वेरिएबल चेन है, अगर हो सकता है कि इसमें एक COOH हमको लगा मिल जाए, तो नेट COOH 2 हो जाएंगे। अगर COOH ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है, क्योंकि इसमें COOH की संख्या NH2 ग्रुप से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कि हमको बेसिक अमीनो एसिड देखने को मिले, और बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल लाइसिन दिया है। यहाँ तब होगा जब NH2 ग्रुप की संख्या COOH से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरा जो दिया हुआ है वो है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल वैलिन दिया हुआ है, और इसका मतलब ये है कि जो NH2 नंबर होंगे वो COOH के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए क्या काम की बात समझ में आ गई। अमीनो एसिड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें कितने COOH ग्रुप है, कितने NH2 ग्रुप है। अगर COOH ग्रुप ज़्यादा है, NH2 ग्रुप कम है, तो वो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। अगर COH और NH2 में से NH2 ज़्यादा है तो बेसिक अमीनो एसिड होगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो वो न्यूट्रल। इसी तरीके से कभी कभार वेरिएबल चेन के नाम पर कोई एरोमेटिक कंपाउंड लग जाता है, तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड लग जाएगा तो देखो क्या होगा, बनेगा एरोमेटिक अमीनो एसिड। और एरोमेटिक अमीनो एसिड में 3 नाम दिए हुए एनसीईआरटी में, एक ट्रिप्टोफान दिया है, एक फिनाइल एलानाइन दिया है, और एक टायरोसिन दिया। ठीक है, तो ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानाइन और टायरोसिन आर द एरोमेटिक अमीनो एसिड। एक क्वेश्चन बेटा और है, वो भी देख लो। किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड में जो NH2 ग्रुप है और जो COH ग्रुप है, ये दोनों आयोनाइजेबल हैं। क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। इसी नाते अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, किसमें, इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच। कैसे, जरा देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई अमीनो एसिड है और इसकी 4 वैलेंसीज हैं, इसमें इधर की तरफ लगा हुआ है COH, इधर की तरफ लगा हुआ है NH2, इधर की तरफ लगा है H, और इधर की तरफ लगा R। आप इमेजिन करो कि इस अमीनो एसिड को डाल दिया जाए किसमें, किसी लो पीएच में। तो अगर लो पीएच सोल्यूशन में डालोगे, एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे, तो जो एसिडिक सोल्यूशन है वो H+ देगा, तो फिर इसको H+ लेना पड़ेगा। तो लेने के बाद देखो चेंज क्या आएगा, चेंज ये आ जाएगा, जो NH2 है वो हो जाएगा NH3+, बाकी वैसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको आप बेसिक मीडियम में डाल दीजिए, हाई पीएच में,
तो अगर इसको हाई पीएच में डालेंगे तो वो H+ लेगा, तो जब H+ वो लेगा तो यहाँ से COOH में से H निकल जाएगा, तो स्थिति देखो क्या होगी, स्थिति ये होगी कि NH2 वैसे ही रहेगा, COO के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये H होगा और ये R होगा। तो अब आप स्थिति देखो बेटा, यहाँ क्या चेंज आया है, यहाँ स्थिति ये है कि जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का हमको कब देखने को मिलेगा, जब हम उस अमीनो एसिड को कहाँ रखेंगे, लो पीएच में रखेंगे। और ये स्ट्रक्चर हमको कब देखने को मिलेगा, जब हम उस अमीनो एसिड को कहाँ रखेंगे, हाई पीएच में रखेंगे। तो कभी कभार हमको ये स्ट्रक्चर मिल सकता है, देखो अगर हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर की खास बात ये है कि इसमें दोनों आयनिक स्टेट में है, NH2 भी आयनिक स्टेट में है, COOH भी आयनिक स्टेट में चला गया है, इसको ज्विटर आयन कहते हैं। तो ये कौन सी स्टेट है, ज्विटर आयोनिक स्टेट है। और ये हमको कब देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे ये हमको न्यूट्रल पीएच वाले सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। तो देखिए अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लो पीएच में ये देखने को मिलेगा, हाई पीएच में ये देखने को मिलेगा, और हो सकता है हमको दोनों आयनिक स्टेट मिल जाए, तो इसको हम लोग ज्विटर आयोनिक स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जितना भी अमीनो एसिड में पढ़े हैं उसको हम लोग पहले एनसीईआरटी से अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर अगली हेडिंग पढ़ते हैं। चलो इसको हम लोग अब एनसीईआरटी से देखते हैं। अमीनो एसिड को देखो, लिखा है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, तो कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एमिनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप कहाँ है, सेम कार्बन है, जिसको कहते क्या है, अल्फा कार्बन। और इसी नाते इसको कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, और जिसकी 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स होते हैं जो 4 वैलेंसी को ऑक्युपाई करते हैं। कैसे देखो, एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक जगह एमिनो ग्रुप है, और एक वेरिएबल ग्रुप है जिसको हम लोग आर कहते हैं। इस आधार पर कि आर क्या है, बहुत प्रकार के अमीनो एसिड मिलेंगे, लेकिन वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाएंगे वो कितने प्रकार के होंगे, केवल और केवल 20 टाइप्स ऑफ होंगे। आर की स्थिति ये हो सकती है कि आर इन प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड, जो प्रोटीन में पाए जाएंगे उसमें आर के नाम पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, तो उस अमीनो एसिड को कहेंगे ग्लाइसिन। आर के नाम पर मिथाइल ग्रुप हो सकता है तो उस अमीनो एसिड कहेंगे आइलिन, एलानाइन। और आर के नाम पर होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल तो उसको कहेंगे क्या, सेरीन। ये 3 उन 20 में से दिए हुए हैं। कहाँ, फिगर में, तो फिगर में देख ही लेते हैं। ये देखो दिया हुआ है, ये है ग्लाइसिन, ये है एलानाइन और ये है सेरीन। वापस चलते हैं। एक और बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड किस बात पर डिपेंड करती है, तो वो एमिनो ग्रुप पर, कार्बोक्सिल ग्रुप पर और आर फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कैसे हो सकते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड जैसे कौन सा, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक अमीनो एसिड जैसे कौन सा, लाइसिन, और न्यूट्रल अमीनो एसिड जैसे कौन सा, वेलिन। इसी तरीके से एरोमेटिक अमीनो एसिड भी होते हैं, जैसे टायरोसिन होता है, फिनाइल होता है और ट्रिप्टोफान होता है। ये लिखा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड की खास बात है, आयोनाइजेबल नेचर है NH2 ग्रुप और CH ग्रुप। इसी नाते अगर सोल्यूशन है किसका, डिफरेंट पीएच का, तो स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, चेंज। कैसे देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमको कब देखने को मिलेगा, तो जब हम इसको किस में रखेंगे,
इसी लो पीएच में रखेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाएंगे, मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर 3 पीएच पर रखा हुआ है, तो जैसे जैसे पीएच बढ़ाएंगे तो फिर पहले हमको ये मिलेगा, पीएच और बढ़ाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि 10 पीएच पर रखा हुआ है, तो अगर 10 पीएच वाले सोल्यूशन में है तो देखो ये आयनिक स्टेट में है, और अगर बहुत कम है तो ये आयनिक, देखिए यहाँ ये आयनिक स्टेट है, यहाँ ये आयनिक स्टेट है, और इसमें दोनों आयनिक स्टेट में है। जब दोनों आयनिक स्टेट में होते हैं तो उसको कहते हैं क्या है, ज्विटर आयोनिक फॉर्म, ठीक है बच्चों। अब हमको पढ़ना है किसके बारे में, अब हमको पढ़ना है लिपिड के बारे में, ठीक है। तो पहले लिपिड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिटेल समझते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग लिपिड की बात करें तो पहला सवाल ये होता है कि ये वाटर इनसॉल्युबल होते, एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि लिपिड कैसे पाई जाएगी, तो या तो ये होगी फैटी एसिड के फॉर्म में, या तो ये होगी ग्लिसरॉल के फॉर्म में, या तो ये होगी एज फैटी एसिड स्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, और या तो होगी एज फास्फोलिपिड, ठीक है। तो अब कैसे कैसे होगा, एक एक करके हमको पढ़ना होगा। तो पहली बात यह है कि या ये वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, ये सिंपल फैटी एसिड के फॉर्म में पाए जाएंगे, या ग्लिसरॉल के फॉर्म में पाए जाएंगे, या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम लोग ग्लिसराइड कहते हैं, ग्लिसराइड फैट के फॉर्म में पाया जाएगा, या फिर फास्फोलिपिड के फॉर्म में। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड कुछ नहीं है, ये वास्तव में RCOOH है, ये सिंपल एसिड ही है, बस इसमें जो R है वो R क्या हो सकता है, तो R के नाम पर हो सकता है कि वो CH3 हो, या R के नाम पर हो सकता है कि वो C2H5 हो, या कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, और उसमें कार्बन की संख्या, उसमें कार्बन नंबर या तो 1 होगा, या मैक्सिमम कितने होंगे, 19 होंगे। इसी नाते किसी फैटी एसिड में जो मिनिमम, फैटी एसिड में जो मिनिमम कार्बन होंगे वो 1 होगा, सॉरी मिनिमम जो कार्बन है वो 2 होगा। कैसे देखो भाई, चेन में एक कार्बन CH3 और एक COOH का, या जो मैक्सिमम कार्बन होंगे वो 20 होंगे। कैसे, जो चेन होगी उसमें कितने कार्बन, 19 कार्बन, और एक कार्बन किसका, COOH का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पाल्मिटिक एसिड एक फैटी एसिड है
जिसमें 16 कार्बन है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल कार्बन इंक्लूड करके 16 कार्बन है। इसका मतलब क्या होंगे? इसका मतलब है कि जो चेन होगी उसमें होंगे 15 कार्बन और COOH का एक कार्बन। इसी तरीके से दूसरा दिया हुआ है अरेकिडोनिक एसिड। इसमें टोटल है कितने? 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल। इसका मतलब है कि जो चेन होगी उसमें होंगे 19, जो चेन होंगे उसमें 19 और COOH का वो कार्बन। ठीक है, तो ये मोटा मोटा बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि फैटिक एसिड क्या है। सिंपल एक एसिड है, इसमें एक पर्टिकुलर आर है और उससे COH जुड़ा हुआ है। आर के नाम पर मिनिमम या तो CH3 होगा या C2H5 होगा या कोई भी लंबी कार्बन चेन हो सकती है, बस उसमें कार्बन की संख्या 19 से ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब मिनिमम किसी फैटी एसिड में 2 कार्बन होंगे और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 20 कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो विदाउट डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि जो ये होते हैं ये विद डबल बॉन्ड होते हैं। तो एक विदाउट डबल बॉन्ड होते हैं और एक विद डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल जो देंगे वो है पाल्मिटिक एसिड और अनसेचुरेटेड का जो एग्जाम्पल देंगे वो है अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं? तो ऐसे फैटी एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज ना किया सकते हो, नॉट सिंथेसिस इन बॉडी। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो सिंथेसिस इन बॉडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल भी क्या है? सिंपल लिपिड है। ये वास्तव में क्या है? तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। जैसे देखो, ये है एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और कार्बन की ये 4 वैलेंसी, ये 4 वैलेंसी और ये 4 वैलेंसी। देखो यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। बस यहाँ देखिए, यहाँ OH है, यहाँ OH है। इसी नाते इसको हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सी क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। अब होता ये है कि देखिए, हो सकता है कि
इस एक OH को रिप्लेस कर दिया जाए, ये तो क्या कैसे रिप्लेस कर दिया जाए जरा देखो। अगर इस एक OH को रिप्लेस करके यहाँ फैटी एसिड लगाएंगे देखो बनेगा क्या। कार्बन ऐसे ही रखेंगे और इन सब की 4 वैलेंसी देखो, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। और देखो यहाँ अभी भी OH है, यहाँ अभी भी OH है, बस इस OH को रिप्लेस किया गया और यहाँ लगा दिया गया फैटी एसिड। क्या लगा दिया गया? फैटी एसिड। और यहाँ जो बांड बना, इस बांड का नाम ईस्टर बांड है। तो क्या हुआ है? फैटी एसिड स्टरीफाइड हो गया किससे? ग्लिसरॉल से, और इसी का नाम हो गया मोनोग्लिसराइड फैट। तो देखो ग्लिसरॉल किसमें कन्वर्ट हो गया? मोनोग्लिसराइड फैट में। इस मोनोग्लिसराइड फैट की खास बात यह है कि इस मोनोग्लिसराइड फैट की खास बात यह है कि इसमें एक क्या है? सिंगल ग्लिसरॉल है और सिंगल ही क्या है? फैटी एसिड है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला OH भी रिप्लेस कर दिया जाए। तो देखो रिप्लेस करते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और कार्बन की ये 4 वैलेंसी, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H, और यहाँ OH है। यहाँ देखिए पहले ही क्या लग गया था? फैटी एसिड। और अभी यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? फैटी एसिड। जैसे ही 2 फैटी एसिड लग जाएंगे वैसे ही इसका नाम डाइग्लिसराइड फैट है। फिर देखो क्या होगा, फिर हो सकता है कि ये वाला OH भी रिप्लेस हो जाए किसके द्वारा? फैटी एसिड के द्वारा। तो देखो क्या होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और वैलेंसी जैसे थी वैसे ही। देखो सारी वैलेंसी सेट कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ भी क्या लग गया है? यहाँ फैटी एसिड है, यहाँ भी फैटी एसिड है, और यहाँ भी क्या है? फैटी एसिड है। अब देखिए अगर 3 फैटी एसिड लग गए हैं, पहले नंबर पर OH हटा के फैटी एसिड, दूसरे नंबर पर भी लग गया, तीसरे नंबर पर भी लग गया, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड फैट। ठीक है। अब ट्राइग्लिसराइड फैट की स्थिति ये है कि हो सकता है कि जो ये फैटी एसिड है, ये वाला फैटी एसिड किसी ट्राइग्लिसराइड फैट, इसी ट्राइग्लिसराइड फैट को सामान्यतया ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको लिपिड कहते हैं। तो हो सकता है ये वाला फैटी एसिड रिप्लेस हो जाए और इस फैटी एसिड की जगह फास्फोरस या फास्फोराइलेटेड कंपाउंड लग जाए। तो देखो क्या होगा, कार्बन अभी भी है, कार्बन अभी भी है, कार्बन अभी भी है, वैलेंसी देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ फैटी एसिड अभी एक है, यहाँ फैटी एसिड अभी एक है, लेकिन इस जगह पर क्या लग गया? फास्फोरस लग गया। जैसे यहाँ फास्फोरस लगेगा वैसे ही ये क्या बन जाएगा? तो इसको हम कहेंगे फास्फो लिपिड। क्या कहेंगे बेटा? फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है? कौन सा इसका एग्जाम्पल है? तो फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल है लेसिथिन। और लेसिथिन कहाँ पाया जाता है? आंसर देंगे सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है। तो ये बहुत स्पेशल चीज हमने आपको समझा दी है। क्या बता दिया है कि एक ग्लिसरॉल क्या है? सिंपल लिपिड या ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। इस पर्टिकुलर ग्लिसरॉल में एक OH आप रिप्लेस करिए, उसकी जगह फैटी एसिड लगाइए। बांड कौन सा होगा? ईस्टर बांड। तो हम क्या कहेंगे? फैटी एसिड स्टरीफाइड विद द
ग्लिसरॉल और बन जाएगा क्या, मोनोग्लिसराइड फैट। इसमें एक ग्लिसरॉल एक ही फैटी एसिड होगा, लेकिन जैसे ही डाई ग्लिसराइड बनेगा तो फैटी एसिड दो हो जाएंगे, दो फैटी एसिड लगे हों, ठीक है, तो इसका नाम डाईग्लिसराइड हो जाएगा। और अगर तीन फैटी एसिड लगे हों तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राईग्लिसराइड हो जाएगा। इसी को लिपिड कहेंगे। हो सकता है इसकी जगह यहाँ फास्फोरस लग जाए या फास्फोराइलेटेड कंपाउंड लग जाए तो इसी का नाम फास्फोलिपिड हो जाएगा। जैसे कि लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है और कहाँ पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और देखते हैं बेटा, जो लिपिड है वो दो फॉर्म में मिलेगी, या तो हमको आयल के फॉर्म में मिलेगी और या तो हमको फैट के फॉर्म में मिलेगी। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या है। तो आयल की खास बात ये है कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होने के नाते ही जो जिंजली आयल है, जो जो जिंजली आयल है वो रिमेन एज आयल इन क्या, विंटर। जबकि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोकोनट है, ये रिमेन एज सॉलिड फैट इन विंटर। तो कोकोनट आयल जाड़े में जम जाता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, जबकि जिंजली आयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इस नाते वो विंटर में भी हमको एज ए आयल ही मिलता है। ठीक है बच्चों, ये सब एनसीईआरटी के लिपिड वाले में दिया हुआ है। एक काम करते हैं, नाइट्रोजनस बेस भी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ ही हम लोग पूरा एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेंगे। अगर हम लोग नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस क्या है, तो ये भी एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो न्यूक्लिक एसिड में मिलते हैं। लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें होती है, तो ये वास्तव में हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हेट्रोसाइक्लिक रिंग कितनी होंगी, तो अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग 2 हैं तो ये प्यूरीन बेस होगा, और अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग 1 है तो ये पिरीमिडीन बेस होगा। ठीक है, वापस नाइट्रोजन बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, अगर रिंग 2 है तो प्यूरीन बेस है, और अगर रिंग 1 है तो पिरीमिडीन बेस है। इसका मतलब ये हो गया, कि नाइट्रोजनस बेस फिर दो प्रकार के हो गए। एक कौन से हो गए, प्यूरीन, और एक कौन से हो गए, पायरीमिडीन। जो प्यूरीन बेस हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक का नाम एडिनाइन और एक का नाम गुआनाइन, और ये 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम साइटोसिन, एक का नाम थाइमीन और एक का नाम यूरेसिल। इनकी खास बात यह है, इसको ए सिंबल से, इसको जी सिंबल से, इसको सी सिंबल से, इसको टी सिंबल से और इसको यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये पाए जाते हैं फाउंड इन बोथ डीएनए एंड क्या, आरएनए। लेकिन जो ये होते हैं
ये जिसमें से जो थाइमीन होता है वो ओनली इन डीएनए है, और जो यूरेसिल है वो ओनली इन आरएनए है। ठीक है, तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। प्यूरिन में 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, पिरिमिडीन में सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। ये एडेनिन ग्वानिन 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल 3 प्रकार के होते हैं। ये एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में है, जबकि थाइमिन सिर्फ डीएनए में है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में है। इधर देखिए होता क्या है बेटा कि मान लेते हैं कि ये कोई पेंटोज शुगर है। ठीक है, इस पेंटोज शुगर की खास बात है कि इसमें ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और ये भी एक कार्बन है। इस कार्बन से भी OH लगा हुआ है, इस कार्बन से भी OH लगा है, इस कार्बन से भी OH लगा है, और इस कार्बन से भी। ये इसमें 5 कार्बन है, ये पेंटोज शुगर है। और पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है, एक राइबोज और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज। अंतर समझ लीजिए। ये जो सेकंड नंबर का, हाँ नंबरिंग जरा बेटा कर लेते हैं, नंबरिंग भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और ये फिफ्थ कार्बन है। तो जो सेकंड नंबर कार्बन पर जो OH ग्रुप लगा है, यदि ये OH ग्रुप होता है तो राइबोज, तो राइबोज में कितने OH होंगे बेटा? तो देखो राइबोज में कुल होंगे 3 OH। एक फर्स्ट पर होगा, एक सेकंड पर होगा, एक थर्ड पर होगा, और एक 4 पे होगा। तो टोटल कितने OH मिलेंगे? 4 OH मिलेंगे। और कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो फर्स्ट पर मिलेगा, सेकंड पर मिलेगा, थर्ड पर मिलेगा, और फिफ्थ कार्बन पर मिलेगा। लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे तो उसमें ये OH नहीं मिलेगा। तो टोटल कितने OH होंगे देखो? तो OH टोटल 3 होंगे। अब 3 OH कौन से पोजीशन बचेंगे देखो? तो फर्स्ट पर तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, फर्स्ट पर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सेकंड पर नहीं होगा, फिर थर्ड पर होगा, और फिर फिफ्थ पर होगा। तो फर्स्ट पर होगा, फिर थर्ड पर होगा, और फिर क्या होगा? फिफ्थ पर होगा। तो जब कभी पेंटोज शुगर, चाहे वो राइबोज हो और चाहे वो डीऑक्सीराइबोज हो, इसमें ऐड हो जाता है क्या? नाइट्रोजिनस बेस। तो जो बनता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दिया जाए? फास्फेट। तो अगर न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जोड़ देंगे तो जो बनेगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो मोटी बात आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि देखिए हमारे पास है नाइट्रोजनस बेस। अगर नाइट्रोजनस बेस किसी शुगर से जुड़ जाते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, और अगर उसी से फास्फेट जुड़ जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। देखो कैसे भी दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर शुगर है, पेंटोज शुगर, जिसमें 5 कार्बन है, और ये फर्स्ट कार्बन पर OH है, ये सेकंड कार्बन पर OH है, ये थर्ड कार्बन पर OH है, और ये फिफ्थ कार्बन पर OH है। ठीक है, ये शुगर है। वैसे चूंकि सेकंड कार्बन पर OH है तो ये राइबोज शुगर है। अब इसमें हमने जोड़ क्या दिया? इसमें हमने जोड़ दिया नाइट्रोजिनस बेस। तो देखो जोड़ेंगे तो नाइट्रोजनस बेस हमेशा कहाँ जुड़ता है बेटा? फर्स्ट कार्बन पर जो OH पा जाता है वहीं जुड़ता है। तो कैसे जुड़ेगा जरा देखो। ये अभी भी शुगर को हमने ऐसे बना लिया है, ये अभी भी इसमें 5 कार्बन है बेटा, और इसमें सेकंड नंबर पर OH अभी भी लगा है, थर्ड नंबर पर OH है, और ये फिफ्थ नंबर पर भी OH है। लेकिन लेकिन ये जो फर्स्ट नंबर है यहाँ हमने जोड़ दिया है क्या? नाइट्रोजनस बेस। और जब जोड़ेंगे तो यहाँ बांड बनेगा। तो यहाँ जो बांड बनता है
वो ग्लाइकोसिडिक बांड है। कौन सा बांड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बांड। और इसको हम कहेंगे क्या? इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए यहाँ जो नाइट्रोजनस बेस जोड़े हो तो हो सकता है कि वो क्या जुड़ जाए? एडेनिन। तो अगर एडेनिन जुड़ जाएगा, अगर एडेनिन जुड़ जाएगा तो अगर यहां पर एडेनिन जुड़ा है तो फिर ये जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसको क्या कहोगे? इसको एडिनोसिन कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ एडेनिन की जगह ग्वानिन जुड़ा है तो क्या कहोगे? तो इसको ग्वानोसिन कहेंगे। लेकिन हो सकता है कि यहाँ वैसे थाइमिन जुड़ नहीं सकता है क्योंकि थाइमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ OH नहीं है और थाइमिन जुड़ गया है तो फिर इसका नाम क्या होगा? सॉरी, पहले थाइमिन से पहले ये देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ साइटोसिन जुड़ा है, तो अगर साइटोसिन जुड़ा होगा तो इसको हम लोग कहेंगे साइटिडीन। हो सकता है कि यहाँ यूरेसिल जुड़ा हो या थाइमिन जुड़ा हो, तो अगर यहाँ थाइमिन जुड़ा होगा तो इसका नाम हो जाएगा थाइमिडीन, और अगर यहाँ यूरेसिल जुड़ा होगा तो इसका नाम हो जाएगा यूरिडीन। तो मोटा मोटा जो आपके देखिए दिमाग में चीजें सेट हो जानी चाहिए। क्या ये इतने नाम जो लिखे हुए हैं ये सब क्या है? तो ये सब के सब न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि नाइट्रोजनस बेस जुड़ने के बाद फिर क्या आ जाए? फास्फेट जुड़ने आ जाए। तो फास्फेट जो जुड़ता है बेटा वो यहां जुड़ता है, इस जगह। जो फास्फेट जुड़ता है वो इस जगह जुड़ता है, इस जगह, फिफ्थ कार्बन। तो फिफ्थ कार्बन पर जो OH है अगर वहां फास्फेट जोड़ेंगे तो देखो चेंज क्या आएगा। तो बनाते हैं। ये पेंटोज शुगर तो हमने वैसे बना ही लिया है और इसके सेकंड नंबर पर हमने OH जोड़ लिया, थर्ड नंबर पर OH जोड़ लिया और फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर पर हमने क्या लगा दिया? फास्फेट। और फर्स्ट नंबर पर पहले से ही क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस। तो अब जो बनेगा उसका नाम न्यूक्लियोटाइड होगा। जैसे अगर न्यूक्लियोसाइड के नाम पर एडिनोसिन है और उसमें फास्फेट जुड़ जाए तो यह बन जाएगा, देखो, तो बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। लेकिन अगर ग्वानोसिन में फास्फेट जुड़ गया तो क्या बनेगा? तो ग्वानाइलिक एसिड। और अगर साइटिडीन में जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? साइटिडाइलिक एसिड। थाइमिडीन में जुड़ गया तो क्या बनेगा? थाइमिडाइलिक एसिड। और अगर यूरिडीन में जुड़ गया तो क्या बनेगा? यूरिडाइलिक एसिड। अब देखिए हुआ क्या है, ये है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड किस में कन्वर्ट कर गया? न्यूक्लियोटाइड में। तो सारे न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होंगे तो ये सब के सब बेटा क्या हैं? ये सब के सब न्यूक्लियोटाइड से बने हुए न्यूक्लिक एसिड हैं। जैसे अगर एडिनोसिन है तो क्या बनेगा? एडिनाइलिक एसिड। ग्वानोसिन है तो क्या बनेगा? ग्वानाइलिक एसिड। साइटिडीन है तो साइटिडाइलिक एसिड। थाइमिडीन है तो थाइमिडाइलिक एसिड। और यूरिडीन है तो यूरिडाइलिक एसिड। तो देखिए कौन किसमें कन्वर्ट हो गया है। शुगर थी, इसमें कोई शक नहीं है। शुगर में आपने क्या जोड़ दिया? नाइट्रोजनस बेस। तो क्या बन गया? तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। और उसमें क्या जोड़ दिया? फास्फेट। तो जैसे इसमें हमने फास्फेट जोड़ा है वैसे ही क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो बनता है न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए या जैसे कि आरएनए, जो कि होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लिक एसिड में क्या पाए जाते हैं
तो न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन किसी न्यूक्लियोटाइड को कब बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जोड़ेंगे। हाँ, यहाँ जो बेटा बांड बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बांड है फास्फो ईस्टर बांड। याद रखना फास्फो ईस्टर है, फास्फो डाई ईस्टर नहीं है। फास्फेट हमेशा कहाँ जुड़ेगा, तो फास्फेट हमेशा जुड़ता है फिफ्थ कार्बन से, और नाइट्रोजनस बेस कहाँ जुड़ता है, फर्स्ट कार्बन से। ठीक है बच्चों, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको हम लोग एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले एनसीईआरटी से हम लोग लिपिड पढ़ेंगे। लिपिड क्या होते हैं बेटा, तो लिपिड होते हैं वाटर इनसॉल्युबल। एक क्वेश्चन ये हो सकता है सिंपल फैटी एसिड के फॉर्म में पाए जाएं। इसमें फैटी एसिड में कुछ नहीं होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो R से अटैच होता है। R के नाम पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। बस अधिकतम मिनिमम एक कार्बन, अधिकतम कितने, 19। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछा गया, पाल्मेटिक एसिड में कितने होते हैं, 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। अराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन इंक्लूडिंग क्या, कार्बोक्सिल कार्बन। फैटी एसिड हो सकते हैं कैसे, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड का मतलब विदाउट डबल बॉन्ड, या हो सकते हैं अनसेचुरेटेड विद वन या मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अनदर सिंपल लिपिड क्या है, ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल वास्तव में क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। बहुत सारे लिपिड ऐसा होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों पाए जाते हैं। कैसे, तो फैटी एसिड जो होगा वो स्टरीफाइड कर जाएगा किससे, ग्लिसरॉल से, और तब नाम क्या होगा, मोनोग्लिसराइड या डाईग्लिसराइड या क्या, ट्राईग्लिसराइड। इनको कहते क्या हैं, इनको फैट कहेंगे या आयल कहेंगे, किस आधार पर, तो कहोगे मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, जो आयल्स होते हैं उनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे जिंजली आयल। इसी नाते जिंजली आयल रिमेन एज क्या, आयल इन ए विंटर। मार्केट से जो फैट देखते हैं, फैट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कुछ लिपिड ऐसी भी होती हैं जिसमें फास्फोरस या फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाया जाता है। ठीक है, तो इनको कहते क्या है, फास्फोलिपिड कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो आंसर देंगे सेल मेम्ब्रेन। ये इसी साल नीट में पूछा गया। लेसिथिन क्या है, तो लेसिथिन एग्जाम्पल है किसका, फास्फोलिपिड का। कुछ टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू में जो लिपिड पाई जाती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखो, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें होती है। इसमें से नाइट्रोजनस बेस भी एक है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं किसी न किसी शुगर से, अब शुगर यहाँ या तो राइबोज होगी या तो डीऑक्सी राइबोज होगी, तो तुरंत इनका नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड। और अगर फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाए या स्टरीफाइड हो जाए किससे, शुगर से, तो इसका नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ये टिक करेंगे। एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। जबकि एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड चाहे क्या हो, डीएनए, और चाहे क्या हो, आरएनए, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए और आरएनए का काम क्या है, एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये डायग्राम भी बेटा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मोनोसेकेराइड शुगर के बारे में नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ाएंगे। अमीनो एसिड बता ही चुके हैं। ये देखिए, ये एक सिंपल फैटी एसिड बना हुआ है, पाल्मेटिक एसिड। ये ग्लिसरॉल बना हुआ है। इसकी खास बात क्या है कि ये ट्राईग्लिसराइड है। देखो, ये ग्लिसरॉल की स्थिति है, एक फैटी एसिड ये है, दूसरा फैटी एसिड ये है, तीसरा फैटी एसिड ये जुड़ा हुआ है। ये देखो फास्फोलिपिड लेसिथिन का बना हुआ है, और ये किसका है बेटा, कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है स्ट्रक्चर। और देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्यूरीन, उसके बगल में लिखा है एडेनिन, तो ये एडेनिन है। जबकि यहाँ क्या लिखा है, पिरीमिडीन, उसके बगल में क्या लिखा है, यूरेसिल। यहाँ देखो एडेनिन जुड़ गया है फर्स्ट कार्बन से, तो बन क्या गया है, एडिनोसिन।
और फिर फास्फेट जुड़ गया है 5th कार्बन से, तो बन गया है क्या, एडेनाइलिक एसिड। यहाँ देखो यूरिडीन बन गया क्योंकि फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ गया है, यूरेसिल। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर इतना ही है। आज हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर पर हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज के साथ प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड भी डिस्कस करेंगे। बाय बाय बच्चों।